ये है पार्ट 4 बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं। जब वह केव से बाहर आता है उससे एक दिन पहले का सीन देखते हैं। योनहो सोया होता है और उसे जगाते हुए मुहान आवाज देते हैं। फिर योनहो नींद में ही कहता है, बस 5 मिनट और। लेकिन मुहान फिर से आवाज देते हैं। इससे वह उठ जाता है और कहता है, हे भगवान, मैंने कहा बस थोड़ा और। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? और उसे मास्टर को देखकर अलग सा फील होता है। फिर मुहान कहते हैं, इधर आओ बच्चे। फिर योनहो कहता है, अब क्या है? इसके बाद मुहान कहते हैं, मैंने अपना पूरा जीवन मार्शल आर्ट्स को समर्पित कर दिया। मेरी एकमात्र इच्छा इसकी अल्टीमेट पीक तक पहुंचना थी। इसलिए मैंने खुद को किसी और चीज में नहीं डाला। सिर्फ मार्शल आर्ट्स के पीछे भागते भागते मैं एक चिड़चिड़ा बूढ़ा बन गया। अंततः अपनी ही क्लैन द्वारा छोड़ दिया गया। इनकी ये बातें सुन योनहो मन में कहता है, उन्हें आज क्या हो गया है? वो हर रोज जैसा व्यवहार नहीं कर रहे। मुहान अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये पूरी तरह समझ में आता है कि उन्होंने कभी मेरी तलाश क्यों नहीं की। मैंने अपने बच्चों और अपने परिवार को मार्शल आर्ट्स के लिए छोड़ दिया। मुझे सच में विश्वास था कि अगर मैं शिखर पर पहुंच गया तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। लेकिन मैं गलत था। मार्शल आर्ट्स आखिरकार इंसानों द्वारा किया जाता है। अगर तुम ह्यूमन मार्ग को नजरअंदाज करते हो और केवल तलवार की धार के पीछे भागते हो तो उसका क्या अर्थ रह जाता है? तुम ही थे जिसने मुझे यह सिखाया। पहली बार मैंने किसी को सिखाने की कोशिश की। मैंने अपना आपा खो दिया, चिढ़ गया। लेकिन तुम्हें धीरे धीरे बढ़ते देखकर मुझे खुशी मिली और मुझे अंततः यह समझ में आया कि किसी की परवाह करना क्या होता है। ये सुन योनहो कहता है, तुम ये सब अभी क्यों कह रहे हो? ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? फिर मुहान कहते हैं, हाँ, वो समय आ गया है। ये सुन वह चिल्लाकर कहता है, क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम चाहते हो कि मैं इस पर विश्वास कर लूं? तुमने मुझसे कहा था कि 30 साल ट्रेनिंग करनी है। अभी तो सिर्फ 5 साल हुए हैं। तुम्हारे पास 25 साल और बचे हैं। फिर मुहान कहते हैं, तुम सही कह रहे हो। इस पर योनहो कहता है, फिर ये क्या है? फिर मुहान कहते हैं, जो इनर कोर मैंने तुम्हें दिया ताकि तुम यहां बिना खाना खाए रह सको, उसे बनाए रखना उतना आसान नहीं था जितना मैंने दिखाया। अब मेरी शक्ति खत्म हो चुकी है। समय आ गया है कि हम अलग हो जाएं। इस पर वह कहता है, क्यों? तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? अगर तुमने बताया होता तो मैं चला जाता, खुद खाना ढूंढता और ट्रेनिंग के लिए वापस आता। ये सुन मुहान मन में कहते हैं, अगर तुम इस जगह से चले जाते तो तुम वापस नहीं आते। फिर उसे कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारा दिल पूरी तरह समझता हूं। फिर भी तुम्हारे साथ बिताया गया हर समय मुझे बहुत खुशी दे गया। मैंने उम्मीद की थी कि तुम्हारी यात्रा को दुनिया में और आगे तक देखूंगा, लेकिन इतना भी मेरे लिए काफी है। धरती पर यात्रा करना, दृश्यों और अनुभवों को आत्मसात करना। मेरी आंखों में पहले से ही मैं तुम्हें साफ साफ देख सकता हूं, दुनिया की यात्रा करते हुए, दूर दूर तक जाते हुए। दुनिया को देखो, उसे अपने अंदर लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। लेकिन दुनिया से पहले अपने लोगों को देखो। मैं ऊंचाइयों में इतना व्यस्त था कि मैंने अपने आसपास के लोगों को नहीं देखा। मेरी जैसी गलती मत करना। भले ही मैं तुम्हें फिर कभी ना देख पाऊं, भले ही इस दुनिया में कोई मुझे याद भी ना रखे, तुम्हारे हर हाथ के मोशन में, तुम्हारी तलवार की हर वार में तुम मुझे अपने अंदर लिए हो। इसलिए यह ठीक है। भले ही तुम अत्यधिक ना हो, भले ही तुम्हें कभी ग्रेट न माना जाए। यह सुन योनहो अपना हाथ आगे कर उन्हें रोकते हुए कहता है, मास्टर, ऐसे मत जाइए। अब भी बहुत कुछ है जो मैंने नहीं सीखा। नहीं, बस एक और दिन दे दीजिए प्लीज। लेकिन उसके मास्टर वहां से गायब होते हुए कहते हैं, बस खुश रहना। उन्हें जाता देख वह रोते हुए कहता है, मास्टर, तुम थोड़ी जल्दी बता देते तो क्या चला जाता। और वह फूट फूट कर रोने लगता है। फिर आगे हम योनहो को केव के बाहर देखते हैं, जो अपने कपड़े को देख गुस्से से कहता है, तो इसलिए उन्होंने गायब होने से पहले कुछ नहीं कहा था। और हम देखते हैं कपड़े पर कुछ तो लिखा होता है। वह आगे कहता है, उन्होंने ये सब लिखने का समय कब निकाला? जिद्दी बूढ़ा। अगर जाना ही था तो शांति से जा सकते थे ना। फिर चिल्लाकर कहता है, ये सब आखिर है क्या? बाइक मुहान के गायब होने से पहले उन्होंने योनहो के कपड़े पर एक मैसेज सिल दिया था। सारांश में वो कुछ ऐसा था, योनहो ने जो मार्शल आर्ट्स तेज गति से 5 साल में सीखी, वो अब भी अधूरी है। मुहान जानते थे कि योनहो ट्रेनिंग छोड़ देगा जब वे गायब हो जाएंगे। इसलिए बैक मुहान ने उसके शरीर में एक विशेष यंत्र डाला, जो उस इनर कोर के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिसे मुहान ने उसे सोते हुए निगलवाया था। ये योनहो की मार्शल स्किल्स को अपने आप बढ़ाता है। तकनीकी रूप से वो बिना कुछ किए ताकतवर होता रहेगा।
लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर योनहो द्वारा इकट्ठा किए गए अनुभव और टेक्निक्स उस गति से पीछे रह गए जिससे कोर परिपक्व हो रहा है, तो कोर उसकी इंटरनल एनर्जी को चूसते हुए उसे मार डालेगा। सरल शब्दों में, अगर तुम ढीले पड़े तो मर जाओगे। ये समझने पर योनो कहता है, उस पागल बूढ़े ने मुझे चालाकी से बेवकूफ बना दिया। फिर उस पर आगे और लिखा होता है कि तो जाओ, धरती की यात्रा करो, दुनिया को देखो। एक बार जब तुम देखोगे तो कुछ महसूस करोगे, और अगर तुम कुछ महसूस करोगे तो तुम कुछ पाओगे। किसी कोने में मुरझा मत जाना, बड़ा सोचो, बड़ा जियो। इस पर योनहो कहता है, धत्त तेरे की मास्टर। आगे लिखा होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम्हें सबसे पहले जहां जाना चाहिए वो है यूरीम। राज्य के ग्रैंड स्कॉलर को खोजो और उनके पास समय बिताओ। तुम निश्चित रूप से कुछ सीख कर आओगे। और यूरीम के बाद यह देख, उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और कहता है, तुम सच में सबसे बुरे हो। तुम चाहते हो मैं कितनी जगहों पर जाऊं? फिर बॉडी स्ट्रेच करते हुए कहता है, हट, मैं तो सीधे घर ही जाने वाला था, लेकिन अब मुझे ये सब निपटाकर ही घर जाना होगा। इसलिए कृपया चिंता मत करना। माँ, पिताजी, भाई शायद ठीक ही होंगे, है ना? फिर यहां से जाने से पहले अपने मास्टर को प्रणाम करता है और वहां से जाते हुए कहता है, मैं वापस नहीं आने वाला, ध्यान में रखना। तुमने हमेशा मुझे मुसीबत में ही डाला है। और अब ये यूरीम है कहां और मैं वहां जाऊं कैसे? योनहो जाने के बाद उसके पीछे केव में एक वाइट परछाई अपीयर होती है और यह उसका मास्टर होता है, जो जोर जोर से हंसकर कहता है, अगर वो दुनिया के बारे में नहीं सीखेगा तो मम्मी की तरह सूख कर मरेगा। तुम अंधेरे कमरे में सोकर सड़ जाना चाहते हो जैसे कोई मम्मी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वैसे भी दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हारा मार्शल आर्ट्स घर में रहेगा तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। तू नटखट बच्चा, तुम्हारी वजह से मैं खुश था, खुश रहो। और फिर वह धीरे धीरे गायब होता है और फिर समय बीत गया और अगले सीन में हम वियोनो को एकदम बुरी हालत में देखते हैं। वह कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या ये बेगर सेक्ट है? लकड़ी पर बैठा बंदा मन में कहता है, ये मम्मी जैसा दिखने वाला कौन है? और उसे हाँ कहता है, और ये होता है ब्रांच चीफ जंग इल। उसे योनहो कहता है, मैं आया हूं क्योंकि मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। फिर जांग कहता है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? फिर योनहो कहता है, क्या मुझे इसके लिए पैसा देना पड़ेगा? फिर जांग कहता है, बिल्कुल, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। फिर योनहो को देख मन में कहता है, आवाज लड़के की है, लेकिन ये तो 50 का लग रहा है। क्या बवाल है, मैंने हर तरह के भिखारी देखे हैं, लेकिन ये तो सबका बाप है। ये तो इंसान भी नहीं लग रहा। फिर उसे कहता है, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक ही काम में हैं, इसलिए मैं मुफ्त में मदद करना पसंद करूंगा, लेकिन व्यापार व्यापार होता है। ये सुन योनहो कहता है, एक ही काम? फिर जांग कहता है, हाँ, हम दोनों भिखारी हैं। इस पर योनहो छाती ठोंक के कहता है, मैं भिखारी कैसे हूं? फिर जांग कहता है, ठीक है, तुम बस दोस्त हो। फिर आगे कहता है, वैसे भी पैसे नहीं तो जानकारी नहीं, दफा हो जाओ, जाकर कुछ पैसे जोड़ो या कुछ करो। इस पर योनहो कहता है, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं भीख क्यों मांगू? फिर जांग कहता है, सिर्फ भिखारी ही नहीं मांगते, एक बार तुमने मांगा तो तुम भिखारी हो। तुम्हारा चेहरा देखकर अगर सामने टोकरी रख दो तो तुम खूब कमाओगे। तुम अपने भिखारी बनने के पोटेंशियल का वेस्ट कर रहे हो। तभी थोड़ी देर चुप हो जाता है और फिर खुश होकर कहता है, क्या तुम ये काम करना पसंद करोगे? उस पर वह कहता है, कौन सा काम? फिर अगले सीन में योनहो भीख मांग रहा होता है और उस पर पैसों की बारिश हो रही होती है। फिर से वह बेगार सेक्ट में जंग के पास आता है और जंग उसकी कमाई देख खुशी से कांप रहा होता है। फिर हंसते हुए कहता है, इससे मिले आधा दिन भी नहीं हुआ और इसने इतना कमाया जितना मैं 6 मंथ में भी नहीं कमा पाता। फिर चिल्लाकर कहता है, धन का देवता आ गया है, धन का देवता यहां है। ये सब सुन झोपड़ी के बाहर का एक भिखारी कहता है, क्या चल रहा है? फिर झोपड़ी के अंदर योनहो को जांग कहता है, वैसे भी तुम क्या जानना चाहते थे? फिर योनहो कहता है, प्रसिद्ध ग्रैंड स्कॉलर्स की सूची, वो कहां रहते हैं, उन्हें क्या पसंद है और उनकी खासियतें क्या हैं? इस पर जांग कहता है, ये तो आसान है, हो जाएगा। फिर योनहो कहता है, साथ ही फेमस ब्लैकस्मिथ्स की सूची और वही इंफॉर्मेशन। फिर जांग कहता है, ठीक है, ये भी कर सकता हूं। फिर आगे कहता है, वादा वादा होता है, मैं कर दूंगा, 1 हफ्ते में वापस आना। लेकिन योनहो वहीं लेटकर कहता है, मेरे पास और कहीं जाने की जगह नहीं है, कोई काम भी नहीं, तो मैं इसी शहर में रहूंगा। इस पर जांग मान जाता है,
लेकिन बाद में जांगिल को इसका पछतावा हुआ। अगले दिन एक भिखारी जांग के पास चिल्लाते हुए आता है कि इमरजेंसी है, ब्रांच चीफ। इस पर जांग हैरान होकर कहता है, यह शोर कैसा है? भिखारियों में आपातकाल किससे कहते हैं? आगे वो भिखारी कहता है, हम बेगर सेक्ट वाले भूख से मरने वाले हैं। ये सुन जांग कहता है, क्या बक रहे हो? और सीन बदलता है मार्केट की तरफ। वहां बहुत सारे लोग उन दो भिखारियों पर चिल्ला रहे होते हैं। एक आदमी उन भिखारियों को कहता है, ये कौन है जो भिखारी बनकर एक्टिंग कर रहे हैं? तो दूसरा आदमी कहता है, चल भाग यहां से। और हम देखते हैं वही भिखारी जांग को मार्केट की तरफ ले जा रहा होता है। और जैसे ही वह मार्केट में पहुंचता है वह हैरान हो जाता है, क्योंकि मार्केट के लोग बेगर सेक्ट के भिखारियों को कहते हैं, तुम कमीने, अगर भीख मांगनी है तो ठीक से मांगो, जरा इससे सीखो। और हम योनहो को देखते हैं जो भीख मांग रहा होता है। एक आदमी कहता है, कितना गरीब है। तो दूसरा कहता है, मैंने आज तक किसी को इतना खाली नहीं देखा। तीसरा कहता है, कुछ खा ले पागल। और योनहो पर पैसों की बारिश हो रही होती है। ये देख जांग का मुंह खुला का खुला रह गया और योनहो उसकी किलर स्माइल से कहता है, पैसे कमाना तो बच्चों का खेल है। और इसी के साथ उसने भिखारियों के वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और आगे आगे ये स्टोरी और भी मजेदार होने वाली है। इसके अगले चैप्टर के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।